मित्रों नमस्कार। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। ये दोनों स्टेट बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, जबकि पंजाब को पंज नदियों का यानी 5 नदियों का स्टेट कहा जाता है। नदियां किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए वरदान होती है। उस क्षेत्र में कृषि, उस क्षेत्र में समृद्धि, उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का आधार होती है। साथ ही साथ अगर नदियों में एक लेवल से अधिक जल बहने लगे तो वो एक बहुत बड़े विनाश का कारण भी बन जाती है, और ऐसा ही विनाश झेल रहा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो आइए, ऐसा क्यों हो रहा है फ्रीक्वेंटली? कभी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो कभी बाढ़ आ रहा है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कारणों, प्रभावों और निदान पर इस क्लास में हम चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम, चाहे जो भी समझें, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मित्रों, सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो भारी तबाही, चाहे बाढ़ के कारण हो, चाहे लैंडस्लाइडिंग के कारण हो, पहले उसके कारणों की पड़ताल करेंगे और फिर इसको हम किसी वैश्विक प्रघटना से जोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, भारत का मैप है और ये भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट की अगर मैं लैटिट्यूड्स में बात करूं यानी अक्षांश में बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है और कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है ये। हालांकि अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात कर ले तो उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, वो और नीचे है। बट हम मेन लैंड की बात ही करते हैं अभी। इस 8 डिग्री 4 मिनट से लगभग 8 डिग्री नीचे, यानी लगभग 800 किलोमीटर साउथ में जब हम चलते हैं तो हमें इक्वेटर मिलता है, यानी भूमध्य रेखा प्राप्त होती है। और भूमध्य रेखा अब यहां मैं बना दे रहा हूं, जैसे ये इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, और ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अप्रोक्सीमेट एक राउंड फिगर में हम 8 डिग्री मान के चल रहे हैं। और इसके भी नीचे लगभग 30 डिग्री 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है, दक्षिणी अक्षांश है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से इस इक्वेटर की ओर साल भर, वर्ष भर कुछ पौने चलती हैं। इन पौनों को हम सनातनी पौने या परमानेंट विंड्स कहते हैं। सनातनी पौने बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली ईस्टर्लीज होती है, दूसरी वेस्टर्लीज होती है और तीसरी पोलर विंड्स होती हैं, जिन्हें ध्रुवीय पौने कहते हैं। लेकिन यहां हमें अभी सारी परमानेंट विंड्स को नहीं जानना है, हम सिर्फ इस परमानेंट विंड की बात करते हैं, हम सिर्फ इस सनातनी पवन की बात करते हैं। तो ये जो परमानेंट विंड है, इसको ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। ये ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड क्या होता है? ये 30 डिग्री साउथ से लेकर और इक्वेटर की ओर चलता है। और ऐसा नहीं कि ये केवल साउदर्न हेमिस्फीयर में ही चलता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी चलता है, उत्तरी गोलार्ध में भी चलता है। बट यहां इंडियन ओशियन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन ओशियन बहुत छोटा है साइज में, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडियन ओशियन है वो आकार में बहुत छोटा होने के कारण वहां इस तरह की कोई विंड जनरेट नहीं हो पाती। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये विंड है। अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ये इन पवनों को, यानी ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, इन ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेड विंड यहां इस आकर्षण के कारण, इस लो प्रेशर जोन के अट्रैक्शन के कारण, जैसे ही ये विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करते ही ड्यू टू कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल के कारण
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये पौने अपने राइट में मुड़ जाती हैं। अब देखिए ये एक लाइन को मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूं, ये इधर जा रही है, इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं पौने, ये पौने इस दिशा में मुड़ जाती है। यही वजह क्यों मुड़ गई, इनके मुड़ने की वजह क्या है? इनके मुड़ने की वजह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस बल के कारण कोई भी स्वतंत्र चीज जो धरातल पर चल रही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, या कोई ऐसी ही दूसरी कोई ऑब्जेक्ट, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने दाईं ओर यानी राइट में और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट में डिस्प्लेस हो जाती है, टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये पवन यहां मुड़ गई। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं और देखते हैं ये विंड्स हैं जो इक्वेटर से कोरियालिस फोर्स के कारण घूमकर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ रही हैं। ये जो विंड्स हैं, ये पवन अपने साथ अरेबियन सी के ऊपर जो तमाम बादल इकट्ठा हुए हैं, उन बादलों को लेकर के आगे बढ़ती है किधर? साउदर्न पेनिनसुला की ओर। और यहां पहुंचकर, चूंकि इधर सह्याद्री माउंटेन है, सह्याद्री पर्वत है, तो यहां पहुंचकर ये सह्याद्री से टकराती है और भयानक वर्षा करती है, भयानक बारिश करती है। और हम ये कहते हैं कि मानसून केरल में आ गया, यानी इन्हीं विंड्स को मानसून कहा जाता है। मौसम विज्ञान की भाषा में से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। वजह क्या है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहने की वजह कि देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ये जो विंड्स हैं साउथ वेस्ट से आ रही हैं। जिधर से भी कोई विंड आती है उसी डायरेक्शन के नाम पर उस विंड का नाम रखा जाता है, तो ये साउथ वेस्टर्न मानसून होता है। यहां इस क्षेत्र में भयानक बारिश करने के बाद ये बादल छोड़कर हवाएं आगे बढ़ जाती हैं। चूंकि बादल तो खत्म हो गए, बादलों को तो रोक लिया सह्याद्री माउंटेन ने, लेकिन अब हवाओं को कौन रोक सकता है? हवाएं आगे बढ़ जाती हैं और जैसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एंटर करती हैं, यहां फिर ढेर सारे बादल इकट्ठा हुए हैं, निर्मित हुए हैं और ये इन बादलों को लेकर आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ती है तो आप ये देख सकते हैं ये इंडो म्यांमार हिल्स है, इन इंडो म्यांमार हिल्स से टकरा जाती है और इधर गारो खासी जैंतिया हिल्स है या उससे आगे हिमालयन माउंटेन है, हिमालय पर्वत है, उससे टकरा के इस पूरे क्षेत्र में बादलों का एक ढेर लगा देती हैं। जब तक ऐसा सब होता है तब तक मिड जून आ जाता है और सूरज की सीधी किरणें इस पूरे रीजन में चमकने लगती हैं। यानी बुंदेलखंड का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, पंजाब, दिल्ली, यहां भयानक गर्मी पड़ने लगती है। तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर जोन जो अभी साउदर्न पेनिनसुला में था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ये पौने, ये हवाएं अपना डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ इंडिया की तरफ घूम जाती है, उत्तर भारत की तरफ घूम जाती है। अब बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे बादल होते हैं जो हिमालयन माउंटेन के पैरेलल धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, अब माउंटेन्स के किनारे किनारे बादल आगे बढ़ते हैं और नीचे चूंकि गर्मी पड़ रही है इसलिए नीचे से गर्म हवाएं ऊपर उठती है और फिर वो क्या करती है कि हिमालयन माउंटेन के पैरेलल इन बादलों को ऊपर उठाने लगती है। यानी अभी तक इनमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, अब इनमें वर्टिकल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और एक हाइट पर जाकर के, एक ऊंचाई पर जाकर के ये जो क्लाउड्स होती हैं उनका ढेर लगना यानी उनका एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, उनका ढेर लगना शुरू हो जाता है या यू कैन से कि स्टोर होने लगते हैं, भंडारण होने लगता है। जब कभी यही सारे के सारे बादल
ड्यू टू हैवी वेट, भारी वजन के कारण नीचे की ओर बैठना शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, गर्मी पाकर वो मेल्ट होने लगते हैं और भयानक बरसात के रूप में वो इस पूरे क्षेत्र में, यानी जो माउंटेन एरिया है वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है, जिस फैक्टर को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी पछुआ विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है, पछुआ विक्षोभ क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि इंडिया में गर्मी अधिक होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया, क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड्स पर होने के कारण यहां ठंड ज्यादा होती है। तो जहां ठंड ज्यादा होती है, जिस क्षेत्र में ठंड ज्यादा होती है, वहां क्या होता है, ठंड पड़ने के कारण यहां हाई प्रेशर जोन होता है और उसके कंपैरिजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गर्मी पड़ने के कारण यहां लो प्रेशर जोन होता है। और आप हमेशा ये बात जानते हो कि जो विंड्स होती हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में कैस्पियन सी आता है, रास्ते में गल्फ ऑफ पर्सिया आता है, उस रीजन से ये मॉइस्चर लेकर के, उस क्षेत्र से नमी लेकर के और आगे बढ़ती हैं और आगे आके ये पौने हिमालयन रीजन से, हिमालय से टकराती हैं। हिमालय से टकराती है तो जो पहले से ही वहां क्लाउड्स पहुंचे हुए हैं उनमें मल्टीप्लाई कर देती हैं, उनमें और अधिक वृद्धि कर देती है। इससे बादलों का भंडारण और बढ़ जाता है, एक्युमुलेशन, संकलन और बढ़ जाता है, जो कि इस पूरे रीजन में, जो कि इस पूरे क्षेत्र में भारी तबाही का कारण बनता है। अब आप कहेंगे कि ये तो फिनोमिना हर साल होना चाहिए, लेकिन इसी साल इतनी तबाही क्यों दिख रही है? तो भाई मेरे, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका एकमात्र कारण है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है ये कि कभी उदयपुर में बाढ़ आती है तो कभी नॉर्थ ईस्ट में सूखे का सामना करना पड़ता है, कभी इंग्लैंड में भयानक गर्मी पड़ने लगती है, तो कभी मई जून के महीने में भी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में स्नोफॉल होता रहता है। ये जो विचित्र विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं, मतलब रेगिस्तान में बाढ़ आना और मैदान में सूखा पड़ जाना, ये जो घटनाएं हैं इनका एक ही कारण है, क्लाइमेट चेंज। तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्लाइमेट क्या है, और क्लाइमेट जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि मौसम किसको कहते हैं। तो अपनी शुरुआत हम मौसम से ही करते हैं। मौसम क्या होता है, मौसम के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा किसी फिल्म का सॉन्ग है, फिल्म का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ हमारे बचपन में, तो हम अक्सर इसको गुनगुनाया करते थे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ओके, तो मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि बदल जाना ही मौसम का गुण है। क्या? बदल जाए, जो बदलता रहे वही मौसम है। सुबह कुछ था, शाम को कुछ हो जाए। हम घर से निकले तो धूप थी, यहां कोचिंग में पहुंचे तो यहां पर भयानक बारिश हो रही है। सुबह बहुत गर्मी थी, रात में बहुत ठंड बढ़ गई। यानी 24 घंटे के भीतर ही जो बदल जाए, जिसका नेचर बदल जाए, जिसकी प्रकृति बदल जाए, वही मौसम है। ओके, तो बदलता क्या है? बदलता है वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडल की जो दशा होती है, वायुमंडल की दशा क्या? हम जहां पर हैं हमारे चारों ओर वायुमंडल है, हवा का एक गोला है। कभी वो हवा गर्म हो जाती तो हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया, कभी वो हवा ठंडी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ठंडी का मौसम आ गया, कभी उस हवा में नमी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट में मॉइस्चर बढ़ गया है,
कभी उस हवा में नमी बिल्कुल ही गायब हो जाती है तो हम कहते हैं ड्राई मौसम हो रहा है, शुष्क मौसम हो रहा है, तो एक्सेट्रा। तो इन वायुमंडलीय दशाओं में, वायुमंडलीय दशा मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो फ्रीक्वेंट चेंज होता है उस चेंज को ही हम मौसम कहते हैं। मौसम को अब आप कैसे डिफाइन करोगे? तो एक निश्चित क्षेत्र में, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं, एक छोटे से क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला अल्पकालिक बदलाव, अल्पकालिक परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है बहुत समय तक नहीं रहता है, थोड़ी देर गर्मी है, इसके बाद शाम को ठंडा हो जाता है। तो जो अल्पकालिक परिवर्तन है, ये अल्पकालिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? यही मौसम कहलाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि मौसम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मौसम का पहला कंपोनेंट होता है टेम्परेचर। तापमान से ही जो सूर्य तप होता है, यानी सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, सूरज से आने वाली जो गर्मी है, वही वायुमंडलीय दशाओं को बदलती है, वही वायुमंडलीय दशाओं को परिवर्तित करती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी जगह जो वायु है, हवा है, ये जैसे एयर के पार्टिकल्स हैं सपोज कर लीजिए, तो ये एयर पार्टिकल्स को जब गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तो एयर पार्टिकल्स फैलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी डेंसिटी कम होती है, इनका घनत्व कम होने लगता है और इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो पहले पार्टिकल्स पास पास थे वो जब दूर दूर होने लगते हैं तो पर यूनिट एरिया में इनका प्रेशर, इनका दबाव कम हो जाता है। जिस दबाव को, जिस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडल का दबाव कहते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके सिर के ऊपर ये बार है, ये कॉलम है एयर का। अब पहले जब मौसम ठंडा था तो यहां पर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स आपके सिर के ऊपर थे, यानी बहुत सारे जो नजदीक पार्टिकल्स थे, उनका प्रेशर आपके सिर पर था, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ी, ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। जब ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो आपके सिर के ऊपर से लोड कम हुआ। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आ गई। ध्यान रखना, अगर हमारे पास दो रीजन्स हैं, जैसे एक क्षेत्र है जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, सपोज कर लीजिए ये एरिया मैंने बना दिया, यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। इन कंपैरिजन टू दैट, इसके तुलना में हमारे पास एक क्षेत्र और है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो इसको हम कहेंगे लो प्रेशर जोन और इसको हम कहेंगे हाई प्रेशर जोन। ठीक, दिस इज द सेकेंड फैक्टर, यानी टेम्परेचर प्रेशर जोन क्रिएट कर रहा है। जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर जोन, जहां कम प्रेशर होगा वहां पर हाई प्रेशर जोन होगा। जहां ठंड होगी वहां हाई प्रेशर जोन होगा, जहां गर्मी होगी वहां लो प्रेशर जोन होगा। फिर क्या होगा? ये जो लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन में जो कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए एयर यानी विंड्स या गैसियस पार्टिकल्स बड़ी तेजी से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर बढ़ेंगे। इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी गति क्या होगी? इनकी गति डिपेंड करेगी इस बात पर कि इन दोनों के प्रेशर में कितना डिफरेंस है। यानी अगर एक एरिया के प्रेशर जोन और दूसरे एरिया के प्रेशर जोन में डिफरेंस ज्यादा होगा तो इन विंड्स की, इन हवाओं की, इन पवनों की स्पीड ज्यादा होगी, और अगर प्रेशर का डिफरेंस कम होगा तो हवाओं की स्पीड या पवनों की स्पीड कम होगी। ओके, तो स्पीड की बात हो गई, गति की बात हो गई और डायरेक्शन की बात हो गई। डायरेक्शन हमेशा याद रखना, जो बच्चे
नए हैं या जो लोग अभी पहली बार इस तरह की चीजों को पढ़ रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखना कि H2L यानी हमेशा जो विंड्स होती हैं, पवनें होती हैं, उनका डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। यानी हवाएं हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर चलती हैं। और लो प्रेशर जोन कहां होता है? लो प्रेशर जोन वहां होता है जहां गर्मी होती है। कितना लो प्रेशर जोन होता है? जितना ज्यादा गर्मी होती है उतना ज्यादा लो प्रेशर जोन होता है। जब ये जो हवाएं चल रही है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर, अगर ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ते हुए जब ये चल रही हैं तो रास्ते में अगर रेगिस्तान आ गया, रास्ते में अगर डेजर्ट आ गया, ओके, रेगिस्तान आ गया, तो रेगिस्तान में मॉइस्चर नहीं है, रेगिस्तान में नमी नहीं है, तो दे विल बी ड्राई। ये जो विंड्स होंगी ये गर्म होंगी और ड्राई होंगी और शुष्क होंगी। लेकिन बाय द वे अगर रास्ते में ओशियन आ गया, समुद्र आ गया या कोई सी या लेक आ गया, तो समुद्र के ऊपर, किसी बड़ी झील के ऊपर, किसी बड़े सागर के ऊपर इवेपोराइजेशन के थ्रू यानी वाष्पीकरण के जरिए एयर पार्टिकल्स में बड़ी मात्रा में वाटर कंपोनेंट पहुंच चुके हैं। उन वाटर कंपोनेंट्स को लेकर ये आगे बढ़ने लगती है हवा, तब हम कहते हैं कि ये एयर जो है ये मॉइस्ट है यानी आर्द्र है। तो हवा की आर्द्रता या हवा का सूखापन, हवा का ड्राइनेस इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पाथ है हवा का, विंड का आने का जो रूट है, रूट में किधर से वो गुजर रही है। अगर वो सागरों के ऊपर से गुजर रही है, महासागरों के ऊपर से गुजर रही है तो मॉइस्ट होगी, वरना वो एयर ड्राई होगी। चाहे वो कोल्ड डिजर्ट से, चाहे वो हॉट डिजर्ट्स के ऊपर से गुजरे, तो हवा ड्राई होगी। अच्छा, अब जब ये हवा, मॉइस्ट हवा आगे बढ़ते बढ़ते आती है, तो पहली बात, जब किसी पर्वत से टकराती है तो पर्वत से टकराकर वो हवा ऊपर उठती है। हवा पर्वत से टकरा के ऊपर उठती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां हवा आई, कैसी मॉइस्ट हवा, और यहां पर एक बहुत बड़ा ऊंचा सा पहाड़ खड़ा हो गया, तो इस पहाड़ के सहारे ये हवा ऐसे ऊपर उठेगी, वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसमें। अब जब ऊपर उठेगी तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर में 165 मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। गिरते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, और जब का कम कर दिया जाता है या कम हो जाता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर पार्टिकल्स। वो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको ही हम संघनन कहते हैं। और संघनित हवा का घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हिंदी में इसे संघनन कहा जाता है। तो कंडेंस जो वाटर पार्टिकल्स हैं यानी ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपस में जुड़ करके वो क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, वो बादलों का निर्माण करते हैं। तो एक हाइट पर जाकर के यहां क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना, बादलों का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये जो बादल बने, ये बादल अगर बरसते गए, आगे बढ़ते गए तो ठीक है। अगर ये नहीं बरस रहे हैं, अगर ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं और किसी एक ही जगह ढेर सारे बादल इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो वहां क्लाउड बर्स्ट होने की पॉसिबिलिटी यानी बादल फटने की संभावना वहां पर ज्यादा है। क्लाउड बर्स्ट कब कहेंगे या क्लाउड बर्स्ट किसको कहेंगे? तो इसका मतलब होता है कि 10 बाई 10 किलोमीटर के एरिया में अगर 1 घंटे में 100 mm से अधिक बारिश हो जाए तो इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन में क्या होता है? नदियों में उफान आ जाता है। दूसरी, भयानक बारिश से
दूसरे, भयानक बारिश से लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये जितनी आपदाएं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपदाएं इस सारी परिस्थितियों के कारण यानी वायुमंडलीय दशाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। ओके, अगर हम मौसम की विशेषता कहें कि मौसम की क्या खासियत होती है, मौसम की क्या विशेषता होती है, तो आप देख सकते हैं मौसम सीमित क्षेत्र में होता है। भारत का मौसम नहीं बता सकते आप, भारत एक बहुत बड़ा देश है। ओके, नागपुर का मौसम हो सकता है, भोपाल का मौसम हो सकता है, लखनऊ का मौसम हो सकता है, चंडीगढ़ का मौसम हो सकता है, जम्मू और कश्मीर का मौसम हो सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके मुंबई में वेदर कैसा है, वहां का मौसम कैसा है अभी। ओके, तो एक सीमित क्षेत्र में होता है। ठीक, गतिशील और परिवर्तनशील यानी डायनेमिक होता है, यानी ये स्थिर नहीं रहता है, इसमें ये स्टैटिक नहीं होता है। ओके, यानी अभी जब मैं घर से निकला तो भयानक गर्मी थी और अब तेज बारिश होने लगी, तो इसका मतलब कि इसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है। क्षोभ मंडल, अधिकांश मौसम की घटनाएं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में पहली लेयर है जिसकी हाइट 12 किलोमीटर तक होती है, इस लेयर को ही हम ट्रोपोस्फियर या हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे गर्मी बढ़नी, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ना, प्रेशर कम होना, विंड्स, रेनिंग, ओके, जितनी टाइफून जितनी भी घटनाएं इस तरह की होती हैं, ये सारी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। अब इसके बाद आते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होता है। जलवायु को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि लगभग 30 साल यानी 30 इयर्स में जो वेदर है, जो सीजन है, सीजन का एक सेट पैटर्न, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि 30 इयर्स में जो सीजनल चेंज का एवरेज, ओके, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का औसत ही जलवायु कहलाती है। इसका मतलब ऐसा होता है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे सेट पैटर्न का मतलब होता है, सेट पैटर्न मतलब आप सब जानते हो सेट पैटर्न का मतलब क्या होता है। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, हम कहते हैं बारिश अब जाने वाली है, बारिश जाने वाली है, लेकिन अब बारिश आने लगे, भयानक रोज बारिश होने लगे, तो इसका मतलब कि जो पैटर्न सेट है उस पैटर्न के हिसाब से सीजन बिहेव नहीं कर रहा है, मौसम बर्ताव नहीं कर रहा है। ओके, आप सब जानते हो कि अक्टूबर लास्ट वीक तक में हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है, लेकिन पूरा नवंबर बीत जाए और ठंड ना आए, तब भी आपको एयर कंडीशनर, एसी की जरूरत, पंखे की जरूरत पड़ती रहे, गर्मी लगती रहे, तो इसका मतलब कुछ पैटर्न गड़बड़ हो रहा है। ओके, इसी जो एक सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न में होने वाला चेंज, जो बदलाव है, उस बदलाव को ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगर हम जलवायु की विशेषताओं यानी क्लाइमेट की फीचर्स की बात करें, सबसे पहले ये जल और वायु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि एयर आती है और ये एयर अपने साथ क्लाउड्स को लेके आती है। तो एयर जो है ये एयर वायु है और क्लाउड्स जल है, और यही मिलके सबसे पहले वेजिटेशंस डिसाइड करते हैं। जिस एरिया में जैसा रेनफॉल होगा, जिस क्षेत्र में जैसी बरसात होगी, वहां वैसे ही वेजिटेशंस होंगी। जहां बिल्कुल भी बरसात नहीं होगी, वहां बिल्कुल भी वनस्पतियां नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे। जहां कम बरसात होगी वहां ड्राई फॉरेस्ट होंगे। ड्राई फॉरेस्ट मीन्स बबूल हो गया, कीकर हो गया, खेजड़ हो गया, ये ड्राई फॉरेस्ट होते हैं। जहां औसत बरसात होगी वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। जहां बहुत अधिक बरसात होगी, जहां बहुत अधिक बारिश होगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहां कैसा फॉरेस्ट होगा, कहां कैसे पेड़ पौधे होंगे, कहां कैसा जंगल होगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है सिर्फ रेनफॉल। ये सब कुछ बरसात ही
तय करता है कि जंगल कैसे होंगे। अच्छा, जैसे जंगल होते हैं, जैसी वनस्पतियां होती हैं, वैसी ही वहां बायोडायवर्सिटी होती है। जैसे रेगिस्तान में सबसे लो बायोडायवर्सिटी होगी, कोल्ड डिजर्ट्स में जहां कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर दूसरे जीव जंतु भी नहीं होंगे, बिकॉज पेड़ पौधे ही प्राइमरी जो ट्रॉफिक लेवल यानी फूड यानी भोजन प्रदान करते हैं जीवों को, जंतुओं को, एनिमल्स को। ओके, तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एनिमल्स कैसे सरवाइव कर सकते हैं वहां पर? तो जहां जैसी वनस्पतियां वहां वैसी बायोडायवर्सिटी। जहां जहां घने जंगल होंगे, जहां बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, जहां खूंखार प्रकार के जानवर इधर उधर फ्रिक्वेंटली घूमते रहते होंगे, वहां लाइफ, वहां जीवन जीना मुश्किल होगा। जहां जैसा क्लाइमेट होगा, जैसे अगर एडवर्स क्लाइमेट हुआ, जैसे कोल्ड डिजर्ट हुआ, यानी जहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ चारों ओर फैला हुआ है, या जहां गर्म रेत का समुद्र फैला हुआ है, जहां घने घने जंगल फैले हुए हैं, वहां लाइफ कंडीशंस जो होती हैं वो टफ होती हैं। और उन टफ लाइफ कंडीशंस में आदमी जीना सीखता है तो वो भी टफ होता है। और ऐसी स्थिति में जो सिविलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत अधिक नहीं हो पाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अधिक नहीं हो पाता है, तो जहां जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वहां वैसी अर्थव्यवस्था होगी, वहां पर उसी प्रकार की इकोनॉमी होगी। जैसी इकोनॉमी होगी, जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जैसी संसाधनों की उपलब्धता होगी, वैसा खान पान होगा, वैसा कल्चर होगा। मींस आप ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ही पूरी ह्यूमैनिटी का बैकबोन है, पूरी मानव जाति का, पूरी मानव जाति की रीढ़ है। क्लाइमेट बदलते ही मनुष्य की सभ्यता और मनुष्य की संस्कृति सब में बदलाव आने लगता है। दूसरी विशेषता क्या है क्लाइमेट की कि यह मौसम का एक औसत तथा सेट पैटर्न है, यह बात आप समझ चुके हो। इसके बाद क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट एक विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, यानी एक छोटे से क्षेत्र में मौसम होता है, उसके अपोजिट क्लाइमेट, एक छोटे से क्षेत्र का कोई क्लाइमेट नहीं होता। क्लाइमेट किसी पूरी कंट्री का होता है या किसी एक पूरे क्षेत्र का होता है। वैसे पूरी दुनिया को कुल 11 क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है, जिसमें पहला क्लाइमेट जोन इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन होता है, उसके ऊपर सवाना क्लाइमेट या सूडान क्लाइमेट भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। इसी तरह से मानसूनी जलवायु होता है, इसी तरह से मरुस्थलीय जलवायु होता है, या जिसे हम एरिड क्लाइमेट या डेजर्ट क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं, जहां दूर दूर तक बर्फ की एक चादर फैली हुई है। ऐसे क्लाइमेट को हम टुंड्रा क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया को 11 क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है। अब जलवायु परिवर्तन की बात मैंने आपको समझा दी कि जो क्लाइमेट का सेट पैटर्न है, उस सेट पैटर्न में जो चेंज आ जाए उसे ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का परिणाम क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होने से पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि बर्फ से बने हुए जो विशाल दूर दूर तक फैले हुए ग्लेशियर्स होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ये मेल्ट होते हैं। जब ये मेल्ट होते हैं तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे बाढ़ आता है, इससे वाटर लेवल, जो सी वाटर लेवल है, समुद्रों का जल स्तर है, ये ऊपर उठ जाता है। समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठता है। दूसरी तरफ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में जल
वाष्प में परिवर्तित होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। इससे बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ेगी तो बारिश भी बढ़ेगी। बारिश बढ़ने से फिर वही चीज नदियों में मल्टीप्लाई हो जाता है, नदियों में और पानी आने लगता है, लैंडस्लाइडिंग बढ़ती है। समुद्रों का जब वाटर लेवल ऊपर उठता है तो कई सारे आइलैंड जो महासागरों में, जो सागरों में पाए जाते हैं, वो डूब जाते हैं, यानी आइलैंड्स खत्म होने लगते हैं। इससे उन द्वीपों पर रहने वाले लोग इधर उधर भागते हैं, जिसको हम पलायन या माइग्रेशन कहते हैं। इससे प्रवास की समस्या उत्पन्न होती है। ओके, औसत की जगह भीषण बारिश की समस्या उत्पन्न होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, बाढ़ आती है, किन्हीं क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है या डिजर्टिफिकेशन बढ़ता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है, जैव विविधता का नुकसान होता है, मृदा अपरदन या मिट्टी पूरी की पूरी बह जाती है तो मृदा का विनाश हो जाता है। जहां जहां जो आइलैंड्स डूब गए, उन आइलैंड्स पर मिट्टी खत्म हो गई, अब खेती के लिए वहां मिट्टी नहीं बची है, अब वो समुद्र में डूब गई मिट्टी। इससे फूड क्राइसिस बढ़ती है, इससे खाद्य संकट उत्पन्न होता है, पलायन और प्रवास होता है, गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या का एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। कहने का मतलब यह हो गया, जब किसी एक क्षेत्र से, वो क्षेत्र चाहे बाढ़ से प्रभावित हो, चाहे वो क्षेत्र डूब गया हो, चाहे वो क्षेत्र में सूखा पड़ गया हो, किसी भी कारण से, ओके, जब बड़ी संख्या में पॉपुलेशन, बड़ी लार्ज क्वांटिटी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है, किधर माइग्रेट करती है? जहां ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, तो वहां एक नई समस्या पैदा हो जाती है। इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ जाता है, जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? इससे इस क्षेत्र में हर तरह की क्राइसिस होने लगती है, सड़कों पर जाम लगता है, यहां पोल्यूशन बढ़ता है, जो गंदी बस्तियों का विकास होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, टेररिज्म बढ़ता है, लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है। सरकार चाह के भी इतनी बर्बाद स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकती या सुधार नहीं सकती है, और ऊपर से हर कोई के सामने एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक असुरक्षा का भाव रहता है, और उस इनसिक्योरिटी, उस असुरक्षा के कारण लोग सोशल जो एक टेंडेंसी होती है, जो एक सामाजिक सोच होती है, उस सोच को त्याग कर इंडिविजुअलिटी यानी स्वार्थ परक हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। ओके, सामूहिकता को त्याग करके और व्यक्तिगत हितों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ता है। ओके, जब भ्रष्टाचार भी इसमें एड ऑन हो जाता है तो स्थितियां और बुरी हो जाती है, और ऐसी स्थितियों में ही सिविल वार्स होते हैं, ऐसी स्थितियों में ही जन विद्रोह या मास मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। फिर तख्ता पलट होता है, लेकिन तख्ता पलट, सत्ता को बदल देना, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सत्ता बदल जाती है लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है, बिकॉज सत्ता के कारण ये समस्याएं ही नहीं है, समस्याओं की जड़ कहीं और है। हां, इतना हो सकता था कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देती, गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होती, तो करप्शन का जो कंट्रीब्यूशन है इन प्रॉब्लम्स में, हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में, हो सकता था उसको रिड्यूस कर देती। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रॉब्लम है उसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि क्लाइमेट को हम सबने बर्बाद किया है। सबने का मतलब पूरी दुनिया ने मिलकर बर्बाद किया है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज में कुछ भी सही करने के लिए, ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का सामना करने के लिए, इनसे निपटने के लिए हमें एक ग्लोबल कोऑपरेशन, एक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। हम सब मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। केवल समाधान ढूंढेंगे नहीं, हम सब मिलकर समाधान की दिशा में कार्य करेंगे।
तब ये समस्याएं सॉल्व होंगी, तब ये समस्याएं खत्म होंगी। अब हम सब मिलकर करेंगे कब? जब हम पहले इस बात को लेकर के अवेयर होंगे कि ऐसी भी कोई समस्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इस तरह की किसी समस्या को सिर्फ निबंध लेखन में यूज करती है, या सिर्फ उसके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए चोरी बहुत बड़ी घटना है, उसके लिए जो डिप्रेशन के कारण कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी घटना है। क्लाइमेट चेंज की तरफ अभी दुनिया के लोगों का उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऐसी स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा। ओके, तो देखिए करना क्या होगा, यानी क्या समाधान होगा। इसका समाधान कह लीजिए या निदान कह लीजिए या थेरेपी कह लीजिए, इसका इलाज क्या होगा। निदान तब पता लगाया जा सकता है जब हम पहले वजह या कारण का पता लगा लें। अगर कारण हमें पता चल जाए, ओके, तो उसका समाधान भी हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कारण में ही समाधान छिपा होता है। बिना कारण के अगर हम कुछ भी सुधारने की कोशिश, कारण जाने बिना अगर हम कुछ भी सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो हवा में तीर चलाने जैसा या तुक्का मारने जैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है। क्लाइमेट चेंज की वजह है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ उत्सर्जन। ओके, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसेज हैं, अगर मैं मोटा मोटी उनको डिवाइड करूं तो दो तरह की गैसेज हैं। कुछ ऐसी गैसेज हैं जो सिर्फ दो एटम्स से मिलकर बनी हैं, और कुछ ऐसी गैसेज हैं जो दो से ज्यादा यानी 3 या 4 एटम्स से मिलकर बनी हैं, 3 और 4 एटम से मिलकर बनी है। तो ऑब्वियसली ये जो 2 एटम्स से मिलकर बनी गैसेज हैं, ये लाइट वेटेड गैसेज हैं, ये लाइट गैसेज, हल्की गैसेज हैं। और ये जो 2 से ज्यादा एटम्स वाली गैसेज होंगी, ये हैवी वेटेड गैसेज होंगी, ये भारी गैसेज होंगी, भारी गैसें होंगी। इज इट ओके? अब लाइट वेटेड गैसेज में देख लीजिए, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, दूसरी गैस हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, तीसरी गैस हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन, चौथी गैस हम बोल सकते हैं आर्गन, पांचवी गैस हम बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो ये गैसेस लाइट वेटेड गैसेस हैं, हल्की गैसें हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये H2O और CO2 दोनों में 3 एटम्स हैं, H2O। इसके अलावा हम बात करें CH4 यानी मीथेन, इसके अलावा NH3, इसमें मीथेन में 5 एटम्स हैं, और अमोनिया NH3 में 4 एटम्स हैं। ओके, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इसके बाद O3 ओजोन, इसके बाद डस्ट पार्टिकल्स धूल के कण, स्मोक पार्टिकल्स धुआं, ओके, जिन्हें हम मिला करके बोलते हैं PM यानी पार्टिकुलेट मैटर्स, PM 2.5 या PM10। अब ये जो हैवी गैसेज हैं, इनका एमिशन, इनका उत्सर्जन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, यानी किसी भी साधन के जरिए अगर ये अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी तो क्या होगा, चूंकि ये हैवी है इसलिए ये नीचे की तरफ बैठेंगी। लाइट होती तो ऊपर उड़ जाती, ऊपर फैल जाती पूरे स्पेस में, लेकिन हैवी है इसलिए ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके लोअर
लेयर जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर में ये नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ ही इकट्ठा होने लगती है और इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक मजबूत काला घना ब्लैंकेट बना लेती है, एक मजबूत आवरण बना लेती है। ये ब्लैंकेट से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशंस हैं, सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, चूंकि उनका वेवलेंथ कम है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण उनकी पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा होने के कारण वो इन क्लाउड्स को पार कर जाती है और इन क्लाउड्स को पार करके हमारे अर्थ सरफेस से टकराती है। फिर अर्थ सरफेस उनको रिसीव करता है या उनको एब्जॉर्ब करता है, इससे पृथ्वी की गर्मी बढ़ती है। फिर क्या होता है कि जब सोलर रेडिएशन आना बंद हो जाती है तो इस गर्मी को वापस निकल जाना चाहिए पूरा धीरे धीरे, तो ये गर्मी पूरा रिलीज होती है, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लेकिन ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये जो पार्थिव विकिरण है, ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। लॉन्ग वेव्स का मतलब इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसका मतलब हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम हुई, इसका मतलब उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, तो ये इन क्लाउड्स को पार करके वापस नहीं जा पाती और ये क्लाउड्स ही इनको ट्रैप कर लेते हैं। अब जब हीट ट्रैपिंग बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यही है ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक, कारण अगर कोई पूछे तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता हुआ एमिशन, उसमें भी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ एमिशन, ये मुख्य वजह है। ओके, हाँ, एक छोटी सी बात जो मैं नहीं चर्चा कर पाया कि डिजर्टिफिकेशन और उसके साथ साथ युद्ध, लंबे समय तक अब युद्ध लंबे समय तक युद्ध चलते रहने का ट्रेंड बन चुका है। जैसे पहले अफगानिस्तान में युद्ध, इसके बाद जैसे पहले अफगानिस्तान का युद्ध, इराक का युद्ध, इसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध, फिर यूक्रेन और रसिया का वार। ओके, ये एक ट्रेंड बन गया है कि युद्ध चलता है 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल तक चलता है और चलता ही रहता है, सीज फायर नहीं होता, युद्ध बंद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में हमारी जो क्लाइमेट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसका कचरा हो जाता है। युद्ध में जो बम गिराए जा रहे हैं, उन बम से अगरबत्ती का या धूप बत्ती का धुआं नहीं निकलता है, उसमें से जहर निकलता है और वो जो मेटेलिक गैसेस पार्टिकल्स है ना, वो एटमॉस्फेयर के निचले लेवल में ही बैठकर समस्याओं को और जटिल और गंभीर बना देते हैं। तो उपाय भी ऐसा ही होगा। उपाय में क्या है? पहली चीज तो ये है कि हमें इनका एमिशन यानी जो हैवी गैसेज है, बेसिकली मेन फोकस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पर है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना होगा। ओके, इसका एमिशन कम करना होगा, एमिशन रिड्यूस करना होगा। और दूसरे जो अभी एग्जिस्टिंग लेवल है उसको हमें एब्जॉर्ब करवाना होगा। हमारे साथ अच्छाई क्या है कि एब्जॉर्ब करवाने में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, जो सबसे बड़ा तत्व होता है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट घटक होता है, दैट इज प्लांट्स। इसका मतलब क्या? एक तो हमें एमिशन कम करना होगा और दूसरा हमें ग्रीन बेल्ट को, प्लांटेशन को बढ़ावा देना होगा और फॉरेस्टेशन को, वृक्षों की, पेड़ पौधों की कटाई को रोकना होगा। इससे संबंधित कुछ उपाय क्योटो प्रोटोकॉल्स में किए गए हैं। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल्स में क्या किया गया? वहां कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर मैं एमिशन ज्यादा कर रहा हूं, किसी वजह से हमारी मजबूरी है कि मेरा जो एक फिक्स नॉर्म ऑफ एमिशन है, मतलब मुझे पर डे इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करना चाहिए, दिस इज माय फुटप्रिंट। ओके, लेकिन मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं तो मैं इसकी क्षतिपूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा देकर के करूंगा जो मेरी जगह पेड़ लगा रहा है, मेरी जगह कार्बन सिंक डेवलप कर रहा है, यानी मेरी जगह ऐसा कोई साधन विकसित कर रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा एब्जॉर्बर है। ओके, तो देखिए, तो एक तरफ फैक्ट्री चल रही है, एक तरफ उद्योग चल रहा है। उद्योग को चलाने वाला कौन है? उद्योग को चलाने वाला
उद्योगपति है, उद्योगपति है। तो उद्योगपति एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता बिकॉज इट इज ऑल्सो आवर नेसेसिटी। ये भी हमारी जरूरत है, ये भी हमारी आवश्यकता है। उद्योग नहीं होंगे तो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? ओके, तो ये जरूरत है हमारी, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा अगर आप डैमेज कर रहे हो। तो दूसरी तरफ उन लोगों को कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए इस इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। ये जो लाभ कमा रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, इसका एक हिस्सा किधर जाना चाहिए? जो लोग प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां पर लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों को कुछ पैसा मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग। ओके, तो कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम। सीडीएम का कॉन्सेप्ट मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? ये जुड़ा हुआ है एनर्जी इफिशियंसी से, ऊर्जा दक्षता से। ऊर्जा दक्षता का मतलब होता है सोच समझकर जो एनर्जी कंज्यूम करना, या ऐसे समझ सकते हो आप कि कम से कम इनपुट में, कम से कम इनपुट ऑफ एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल चेंज करने होंगे, और बहुत सारे चेंज हुए। बहुत सारे चेंज में एक सबसे बड़ा चेंज जो दिखता है वो क्या दिखता है? वो इलेक्ट्रिक बल्ब का दिखता है। आज इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं, एलईडी ट्यूब्स यूज कर रहे हैं, एलईडी पैनल्स यूज कर रहे हैं। 100 वॉट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था उसकी जगह आज 12 वॉट का एलईडी पैनल यूज में लाया जा रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज एनर्जी इफिशियंसी। तो दिस होल इज कॉल्ड सीडीएम। इसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक ज्वाइंट मैकेनिज्म होता है, जेएम बोलते हैं। ज्वाइंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट मैकेनिज्म का मतलब यही हो गया कि भाई ज्वाइंट, ऐसे शब्द सुने होंगे आपने, ज्वाइंट एफर्ट कहते हैं, यह हम लोगों का संयुक्त प्रयास है। तो यहां वही चीज है संयुक्त प्रयास का मतलब। जैसे जापान है, जापान वेल डेवलप्ड नेशन है, हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन है। ओके, तो जापान ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, तो उसका कंपनसेशन एज अ कंट्री वो कैसे कर सकता है? उसका कंपनसेशन वो कर सकता है इंडिया में मेट्रो लाइन डेवलपमेंट में। अगर जापान की टेक्नोलॉजी, जापान के फंड से, जापान के पैसे से भारत में मेट्रो लाइन डेवलप की जाती है, भारत में मेट्रो लाइन का विकास किया जाता है, तो वो जितना वहां ज्यादा कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशन, इंडिया में उतना एमिशन कम हो जाएगा मेट्रो के कारण। सिमिलरली अगर सपोज कर ले रसिया ऑयल रिफाइनरीज के कारण बहुत बड़ी मात्रा में एमिशन कर रहा है, तो भारत में क्या कर सकता है? वो भारत में आकर के गैस पाइपलाइन डाल सकता है। गैस पाइपलाइन डालने से गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ईंधन यूज होता था, उस ईंधन से जो कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन होता था, गैस पाइपलाइन डाल देने से ये एमिशन में कमी आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट मैकेनिज्म। तो ये सारे उपाय हैं। इन सारे उपायों पर विचार करके, इन सारे उपायों को गंभीरता से क्रियान्वित करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। इसका कोई तत्क्षणिक यानी कोई शॉर्ट टर्म इसका इलाज नहीं है। अगर हम अभी भी नहीं अवेयर हुए तो आज पंजाब भोग रहा है, ओके, कभी हरियाणा भोग रहा है, कभी हिमाचल प्रदेश। स्थानीय प्रशासन इसके लिए राज्य सरकार को, राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को, जनता सबको दोषी ठहराती रहेगी और ये समस्याएं बंद होने वाली नहीं है। अगर हम अभी नहीं जागे, अगर हम अभी नहीं चेते, तो ये केवल क्लाइमेट चेंज ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वजह बनेगी जो पूरी सृष्टि को निगल जाएगी। आज वो समय आ गया है कि जब हम बात करें विकास और विनाश,
के बीच हमें एक बैलेंस, के बीच हमें एक संतुलन बनाना होगा। हमें एक ऐसे डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा जो सस्टेनेबल हो, जो धारणीय हो, जो पोषणीय हो। ओके, अगर हम नेचर से कुछ ले रहे हैं तो हम नेचर को कुछ दें। केवल लेते रहने से समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। हमारा कर्तव्य है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, ये नदियां, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, ये दाता हैं, तो हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हम इनकी हेल्थ की चिंता कर सकते हैं। यही जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है नेचर और ह्यूमन बीइंग की, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को धारणीय विकास कहते हैं। धारणीय मतलब डेवलपमेंट विच कैन सर्वाइव फॉर एवर, जो हमेशा हमेशा के लिए सर्वाइव कर सके, अस्तित्व में रह सके, ऐसे डेवलपमेंट को हम धारणीय विकास कहते हैं। वरना कहानी ऐसी हो जाएगी कि एक किसान जो है एक हिष्ट-पुष्ट गाय खरीद के लाया, उसे खिलाता कुछ भी नहीं था, उसका दूध रोज दूहता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो गाय भूख प्यास से सूख गई और फिर खत्म हो गए। वो गाय खत्म हो गई, किसान के घर में भूखमरी आ गई, किसान के घर में दरिद्रता आ गई, किसान के बच्चे न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पोषक पदार्थों की कमी के कारण बीमारियों से ग्रस्त होकर मरने लगे। यही हाल हमारा होगा। हमारी गाय, हमारी गौ माता, हमारी धरती माता है। अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा, अगर हमने इनकी चिंता नहीं की, तो ये कब तक हमारी चिंता कर पाएंगे। तो इसी के साथ मित्रों, हम इस मुद्दे पर बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए, कई सारे प्रश्नों को आपके लिए छोड़ देते हैं और इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में हम किसी अन्य रोचक और ज्ञानपूर्ण विषय के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।